नमस्कार, मैं ऋषि। आज हम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जानेंगे। दिनकर आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य के एक शिखर पुरुष हैं। यूँ तो कहा जाए कि हिंदी साहित्य के कविता का जब हम काल विभाजन करते हैं तो दिनकर जिस युग में वे काव्य रचना के क्षेत्र में आते हैं वे छायावाद के उत्कर्ष का समय था। लेकिन दिनकर की संपूर्ण रचना की जो मूल तत्व है, मूल प्रवृत्ति है, उस आधार पर दिनकर को हम कालक्रम के दृष्टिकोण से उत्तर छायावाद यानी प्रगतिवाद के दौर में रखते हैं। लेकिन दिनकर के काव्यगत प्रवृत्ति एवं काव्य में विद्यमान जो प्रवृत्ति है उसके आधार पर दिनकर को राष्ट्रवादी काव्यधारा का कवि कहा जाता है। राष्ट्रवादी काव्यधारा के दौर के जो कवि हैं दिनकर हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, पथिक हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं, तो उस दौर में दिनकर आते हैं। हम सभी जानते हैं हिंदी साहित्य में दो राष्ट्र कवि हुए, अर्थात दो व्यक्ति राष्ट्र कवि के उपाधि से सम्मानित हुए। पहले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हुए, वे द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि रहे हैं। उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि कहकर संबोधित किया। साहित्य, समाज और देश ने राष्ट्रकवि के रूप में स्वीकार किया। दूसरे राष्ट्रकवि दिनकर हुए। दिनकर को साहित्य, समाज और देश ने स्वीकार किया, चूँकि उनके रचना में राष्ट्रीयता के जितने भी आयाम होते हैं उन सभी आयामों का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। 23 सितंबर 1908 यह वह तिथि है जब दिनकर रामधारी सिंह नामक एक बालक का अवतरण सिमरिया के धराधाम पर होता है और 24 अप्रैल 1974 को वे हमसे विदा लेकर के इस मृत्युलोक को छोड़कर वे चले जाते हैं। तो दिनकर के संपूर्ण काव्य मानस को जानने के लिए उनके जीवन में घटित हो रही घटनाओं पर हमें प्रकाश डालना चाहिए। कोई भी साहित्यकार रचता कैसे हैं जब वह किसी समस्या का सामना करता है या वह समस्या का सामना न भी करे तो समस्या को देखकर प्रभावित हो, या राष्ट्र के विकास, राष्ट्र की समृद्धि के लिए स्वयं को समर्पित करे, उस स्वर में वह कविता की रचना करता है। दिनकर जिस समय काव्य रचना के क्षेत्र में आते हैं और उनका प्रथम कृति, प्रथम रचना माना जाए जो बारदोली विजय, विजय संदेश कहते हैं, इसमें बारदोली विजय नामक कविता है। और बारदोली विजय कविता में सरदार पटेल के द्वारा जो बारदोली आंदोलन जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था उसमें उसका चित्रण किया गया है। दिनकर के संपूर्ण जीवन वृत्त को देखें तो प्रारंभ में वही सिमरिया की रेतीली जमीन पर वे यात्रा करते थे। प्रारंभिक माध्यमिक उच्चतर शिक्षा उन्होंने हासिल की। इसके बाद विभिन्न पद पर आसीन रहे। लंगट सिंह महाविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रहे। इसके बाद 52 में वे राज्यसभा के लिए मनोनीत सांसद भी बने। इसके पश्चात दो बार सांसद रहे, फिर सलाहकार रहे, अनेक पद पर आसीन रहे। दिनकर के रचना संसार को यदि हम देखें, हम सिर्फ दिनकर को कवि मानते हैं। ये सिर्फ कवि नहीं थे। 50 से अधिक दिनकर की कृतियाँ हैं जिसमें 27 लगभग गद्य की रचनाएं हैं, 27 पद्य की रचनाएं शेष गद्य हैं। तो सिर्फ कविता के आधार पर हम उन्हें कवि कैसे मान लें? वे जितने बड़े कवि हैं उतने बड़े गद्यकार भी हैं। उनके द्वारा लिखी जो निबंध है वह उच्च कोटि का निबंध है, तो हम उन्हें कवि नहीं कह सकते। दिनकर जितने बड़े कवि हैं उतने बड़े गद्यकार हैं। दिनकर के रचना को समझने के लिए हमें दिनकर के कवि मानस को जानना होगा। दिनकर की संपूर्ण रचना का जो तत्व है देखा जाए तो दो तत्व हैं। एक है राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए जो जिद्दोजहद, जो आवश्यकता थी, जो साधन, वो आवश्यकता थी, इसके लिए वे रचना करते हैं। और स्वतंत्रता के पश्चात देश का जो विकास मॉडल होना चाहिए, जिस गति पर हमारा देश अग्रेसित होना चाहिए, उस गति पर नहीं हो पाया। इस कारण वे राजनीतिक व्यंग उनके कविता में देखने को मिलता है। ऐतिहासिकता का भाव भी उनके कविता को में देखने को मिलता है। आमतौर पर दिनकर के संपूर्ण मानस को जानने के लिए दिनकर के जीवन वृत्त में उस स्थल को जानना होगा जिस स्थल पर वे रहे
और वहाँ के स्थल का प्रभाव उन पर पड़ा। रश्मिरथी 1952 में प्रकाशित यह कृति है। कर्ण के जीवन पर आधारित यह महाकाव्य है। इसका प्रधान पात्र कर्ण है एवं कर्ण के संपूर्ण जीवन व्रत को केंद्र में रखकर दिनकर ने इस रचना का प्रणयन किया है। रश्मिरथी सिर्फ काव्य का विविध रूप ही नहीं है, इसे मानव सभ्यता के विकास के क्रम के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। झर गई पूछ रोमांच झरे, पशुता का झरना बाकी है, बाहर बाहर तन समर चुका मन समरना बाकी है। मित्र और मित्रता के बीच जो संबंध होता है उसको यह उद्घाटित करने वाली काव्य कृति है। कैसे कृष्ण और जो कर्ण का संवाद होता है, कृष्ण तमाम तरकीब अपनाते हैं कि कर्ण को अपने पाले में कर लें, और कर्ण अपनी मित्रता की जो गुणधर्म है उस पर अडिग रहता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रन से मुख मोड़ेगा। क्या घटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल, वनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सामाजिक विकास परंपरा में जो दलित विमर्श की प्रवृत्ति आज देखने को मिलती है, उस दलित प्रवृत्ति का, दलित विमर्श का आख्यान रश्मिरथी है। जलद पटल पर छिपकर रवि कब तक रह सकता है, युवती अवहेलना सूरमा कब तक रह सकता है। हताश जन समुदाय, निराशा से भरे जन समुदाय के बीच में आशा का स्वर भरने की काव्य की दृष्टिकोण से भी रश्मिरथी का महत्व है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, साधु पघाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। तो कई रूपों से हम रश्मिरथी को देख सकते हैं। जिस समय रश्मिरथी की रचना हुई, दिनकर मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में थे और उसके बाद वे दिल्ली गए। दिल्ली जब वे जाते हैं, वहाँ सत्ता की राजनीति, महानगरीय सभ्यता, कविता की अंतर्राष्ट्रीय रुचि से उनकी भेंट और अन्य कई कारण जो दिनकर के कवि मानस को निर्मित करता है। आमतौर पर दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है, और यह सत्य भी है, क्योंकि उनकी संपूर्ण कविता में ये दो प्रवृत्ति देखने को मिलती है। संस्कृति के 4 अध्याय। आमतौर पर दिनकर के जो सफलतम रचना का जब वाचन किया जाता है तो उसमें एक रश्मिरथी और एक संस्कृति के 4 अध्याय का उल्लेख किया जाता है। हमारे देश में जो 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनको केंद्र में रखकर संस्कृति के 4 अध्याय की रचना दिनकर ने की है। संपूर्ण गद्य साहित्य का आख्यान है संपूर्ण गद्य साहित्य का आख्यान है संस्कृति के 4 अध्याय। सबसे पहले आर्य आए, आर्यों की संस्कृति विकसित हुई, यह हमारी सभ्यता का पहला चरण था। दूसरा चरण था महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में जो आंदोलन चला व्यक्तिवाद के खिलाफ, यह हमारी सभ्यता का दूसरा चरण था। तीसरा चरण है जब इस्लाम इस देश में आया, उसके एक हाथ में नंगी तलवारें थी, दूसरी हाथ में ध्वज था। इस्लाम कहता था कि या तो मेरे ध्वज के तले झुकने के लिए तैयार रहो, या इस नंगी तलवार की धार से अपने गर्दन कटाने के लिए तैयार रहो। दिनकर ने एक शेर के माध्यम से इस्लाम की इस मनोवृत्ति का चित्रण किया है। दिनकर कहते हैं कि हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछते हैं वे, शहीद नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी है। उर्वशी कामाध्यात्म की कविता है। आमतौर पर जो राष्ट्रीयता के स्वर जागृत करने वाले दिनकर प्रेम और सौंदर्य के कवि कैसे हो जाते हैं, यह उर्वशी में देखने को मिलता है। उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ सम्मान भी मिल चुका है। उर्वशी में एक प्रसंग आता है पूर्वा और उर्वशी का कि मर्त मानव की विजय का तुर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सोय हूँ। कि पूर्वा उर्वशी का कहता है कि मैं भी अपने समय का सूर्य हूँ। तो दिनकर के रचना संसार में विविध रूप हैं, विविध आयाम हैं, विविध क्षेत्र हैं। इन सभी रचना क्षेत्र को जानने के लिए हमें दिनकर के जीवन वृत्त, दिनकर की प्रवृत्ति को देखना चाहिए। आमतौर पर दिनकर की रचना में कई रचनाओं का हमें वर्णन मिलता है। कुरुक्षेत्र में क्या है कि महाभारत के प्रसंग पर यह आधारित है कि कैसे रणभूमि में गंगापुत्र भीष्म के कहने पर जो व्यवस्था पूर्ण व्यवहार करने पर श्री कृष्ण ने शस्त्र का धारण किया। इसी को काव्यात्मक आधार दिनकर ने दिया है। कुरुक्षेत्र की जो संरचना है, उस संरचना को आप देखिए तो दिनकर के
मन में जो चल रहे विचारों की आवृत्ति है, उस आवृत्ति को समझने के लिए वह कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा फलक हमें प्रदान करता है। दिनकर, इस समय हमारा देश आज़ाद तो हो गया, विकास की गति भी आगे चल रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार यहाँ बना, चीन का आक्रमण हुआ, उन्होंने परशुराम का आवाहन किया, परशुराम की प्रतीक्षा नामक कालजयी रचना उन्होंने की। चूँकि दिनकर एक राजनीतिक सत्ता के करीब थे, लेकिन उन्होंने किसी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं किया, हमेशा राष्ट्र को समर्पित और राष्ट्र को चहुदिशा में विकास में ले जाने वाले कार्य या रचना के माध्यम से, वो अपने कर्मों के माध्यम से उन्होंने किया। दिनकर, जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन इस देश में प्रसार पा रहा था, उस समय दिनकर एक कविता गांधी मैदान में कविता का वे वाचन करते हैं कि है जयप्रकाश नाम समय का, करवट की अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के दावों से भरी हुई तरुणाई का। तो दिनकर के अनेक क्षेत्र हैं, उनके काव्यगत विशेषताएं भी भिन्न भिन्न हैं, और यह राष्ट्र कवि जिसकी कविता हमसे संवाद करती रही है, करती रहेगी। धन्यवाद।